किस्से गलियारों के पेश करते हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी ककड़ी की कीमत। इस कहानी का उद्देश्य दिखावे की संस्कृति पर कटाक्ष और झूठी शान पर व्यंग करना है। इस कहानी को शुरू करने से पहले इस कहानी के बैकग्राउंड के बारे में मैं कुछ बातें बता देता हूँ, जिससे शायद आपको कहानी समझने में थोड़ी आसानी होगी और सुनने में भी थोड़ा मज़ा आएगा। रईस समाज में दिखावा प्रमुख है। झूठी शान शौकत बनाए रखना, दूसरों की अपेक्षा स्वयं को बड़ा रईस सिद्ध करना ही प्रतिष्ठा माना जाता है। कहानीकार ने ऐसा ही सत्य कथा के माध्यम से उजागर किया है। ककड़ी के दो कूजों को बोली लगाकर, कूजे मतलब जो कुकुम्बर होता है उसके दो पीस, यानी तोड़े हुए ताजे ताजे दो पीस, तो उसे कूजे बोलते हैं। ककड़ी के दो कूजों की बोली लगना, खरीदार के मालिक को दिल्ली की नाक कहना, ककड़ी को प्रेम की सौगात के रूप में भेजकर लाला शिवप्रसाद को अपमानित करना, शिवप्रसाद द्वारा ककड़ियों की तस्करी को असरफियों से भरना, रईस समाज की शान शौकत और दिखावा संस्कृति पर कटाक्ष है। ये दो कैरेक्टर जो ये नाम बोले गए हैं ये आप कहानी में आगे सुनेंगे। शुरू करते हैं कहानी ककड़ी की कीमत। आज तो दिल्ली का सब रंग ढंग ही बिगड़ गया है। बाजार में, मकानों में, चाल ढाल में, सड़कों में, सब में विलायतीपन आ गया है। जब से दिल्ली भारत की राजधानी बनी है और नई दिल्ली की चकाबू को मात करने वाली विचित्र नगरी बसी है, तब से दिल्ली यद्यपि पंजाब से पृथक अलग सूबा बन गया है, फिर भी उसमें बुरी तरह से पंजाबीपन भर गया है। नई दिल्ली जब बस रही थी तब ढेर के ढेर पंजाबी सिख और सभी उत्साही लोग, जिन्होंने पंजाब के गेहूं और उड़द एवं चना खाकर अपने शरीर बल को खूब वृद्धि दी थी, नई दिल्ली पर चढ़ दौड़े। ठेकेदार से लेकर साधारण मजदूर तक पंजाब के साहसी पुरुष भर गए। उन्होंने नई दिल्ली में प्रारंभ में कौड़ियों के मोल जमीन ली और बस गए। अब नई दिल्ली में वे सरदार जी होकर मोटर में दौड़ते हैं। वीर भोग्या वसुंधरा। दिल्ली के महीन आदमी न जाने कहाँ खो गए। अब जगह जगह होटल खुल गए हैं। लाइन की लाइन खालसा होटलों की दुकानें आप दिल्ली के बाज़ारों में देख सकते हैं, जहाँ झटका पकने का साइन बोर्ड लगा होगा, और वहाँ अनगिनत सरदारगढ़ बड़े बड़े साफे बांधे, लंबी दाढ़ी फटकारे, कोट पैंट बूट डाटे, खाट या टेबल पर बैठे रोटियां खाते दिख पड़ते हैं। छुआछूत को तो इन्होंने डंडे मारकर दिल्ली से नज़ाकत के साथ दूर कर ही दिया है। शाम को आप ज़रा चांदनी चौक में एक चक्कर लगाइए। पंजाबी युवतियाँ और प्रोणाएँ बारीक दुपट्टा माथे पर डाले, सलवार डाटे, मुंह खोले बेफिक्री से कचालू वाले के इर्द गिर्द बैठकर कचालू आलू खाती नजर आएंगी। कभी कभी ब्याह शादी के जुलूसों में जौहरियों की वो दहलवी नुक्केदार पगड़ियाँ कुछ पुराने सिरों पर नजर आ जाती हैं, परंतु वो नीमास्तीन अंगरखे, वसली के जूते, दुपल्ली दो माशे की टोपी, बगल में महीन शरबती का दुपट्टा तो बिल्कुल हवा हो गए हैं। सर्दे के दामन और सफ़ेद शरबती की चादरें लपेटे अब दिल्ली की ललनाएं नहीं दीख पड़ती, न अब वे जड़ाऊ जेवर ही उनके बदन पर दीख पड़ते हैं, जिनकी बदौलत 2000 जड़िए और 5000 सुनार दिल्ली से अपनी रोज़ी चलाते थे। अब तो बारीक क्रैप की फैशनेबल साड़ियाँ, उन पर नफासत से कड़ी हुई बेलें, बिना आस्तीन के जंपर, जिनमें से आधी छाती और समूची मृणाल भुजाएं खुला खेल खेलती हैं, साथ में ऊंची एड़ी के रंग बिरंगे सैंडल जूते चांदनी चौक में देखते देखते आंखें थक जाती हैं। देश की इन पर्दाफाश बहनों में सुशिक्षित तो बहुत कम ही हैं। ज़्यादातर मोर का पंख खोंचकर मोर बनने वाले कौवे जैसी हैं। उनका पता उनके चेहरे पर पुते हुए फूहड़ ढंग के पाउडर से, होठों में खूब गहरे लगे गुलाबी रंग से, तीव्र सेंट से,
तराबोर चटकीले रेशमी रूमाल से, बालों में चमचमाती नकली जड़ाऊ पिनों से अनायास ही लग जाता है। कभी कभी तो इन अधकचरी मेम साहिबा की कोमल कलाइयों में दिल्ली फैशन के सोने के दस्तबंदों और अनगिनत चूड़ियों के बीच फैंसी रिस्ट वॉच तथा पैरों में जेवरों पर ऊंची एड़ी का सैंडल शू मन में अजब हास्य रस उत्पन्न करता है। खासकर उस हालत में जबकि उनके पालतू पति महाशय पतलून पर लापरवाही से स्वेटर पर कोट डाले उनके पीछे पीछे उनकी खरीदी चीज़ों का बंडल लिए बड़े उल्लास से चलते फिरते और मुसाहिबी करते नजर आते हैं। 37 वर्ष हुए उस समय दिल्ली के चांदनी चौक में। अब जहां अगल बगल पैदल चलने वालों के लिए पटरियां बनी हैं, वहां सड़कें थीं। सड़कें कंकड़ की थीं, उनमें बहली मझोलियाँ इक्के सरपट दौड़ते थे। दोनों समय उन सड़कों पर छिड़काव हुआ करता था। बीचों बीच अब जहाँ चमचमाती सीमेंट की पुख्ता सड़क हैं, नहर पर पटरी बनी थी, उसके दोनों ओर खूब घने पेड़ों की छाया थी। ज्येष्ठ बैसाख की दोपहरी में भी वहाँ शीतल वायु के झोंके आया करते थे। उस पटरी पर बड़ी बड़ी भीमकाय बेंतों की छतरियां लगाए खोंचे वाले अपनी अपनी छोटी छोटी दुकानें लिए बैठे रहते थे। उसमें बिसाती टोपी वाले, टुकड़ी वाले, घी के सौदे वाले, दही बड़े वाले, चने की चाट वाले, कचालू वाले, मेवा फरोश तथा फल वाले सभी होते थे। उनसे भी छोटे दुकानदार अपनी छोटी सी दुकान को किसी टोकरी में सजाए, गले में लटकाए, घूम फिर कर सौदा बेचा करते थे। सैकड़ों आदमी उन वृक्षों की घनी छाया में पके हुए थकान उतारा करते थे। घंटाघर के सामने कमेटी की संगीन इमारत के आगे, अब जहां महारानी विक्टोरिया की मूर्ति रखी हुई है, वहां काले पत्थर का एक विशालकाय हाथी खड़ा था, जिसे जयमल फत्ते का हाथी कहकर बूढ़े आदमी उस पटरी पर वृक्षों की ठंडी छाया में लेटे उन्नीदी आंखों में खमीरी तंबाकू का मद भरे भांति भांति के किस्से कहानी कहा करते थे। दिल्ली के निवासियों की बोली में एक अजीब लोच था। खोंचे वालों की आवाज़ें भी एक से एक बढ़कर होती थीं। सब्जी तरकारियों में जो पहले चलती वही दिल्ली के रईस खाते थे। भिंडी और करेले जब तक रुपए सेर बिकते थे, कच्ची आम की कैरियां जब तक 12 आने सेर बिकती थीं, तभी तक वे दिल्ली वालों के खाने की चीज़ समझी जाती थी। सस्ती होने पर उन्हें कोई नहीं पूछता था। बेर के मौसम में लोग बेरों को चाकू से छीलकर उन पर चांदी का वर्क लपेटकर खाते थे। लताफत और नज़ाकत हर एक बात में थी। जैसे वे महीन आदमी थे, वैसे ही उनका रहन सहन भी था। फागुन लग गया था, वसंत पुछ चुका था, सर्दी कम हो गई थी, वासंती हवा मन को हरा कर रही थी। बाजार में नर्म नर्म पतली ककड़ियों के कूजे बिकने आने लगे थे, पर उनके दाम काफ़ी महंगे थे, इसलिए कि ये रईसों का ककड़ी खाने का मौसम था। एक जवान कुंजड़ा सिर पर नारंगी साफा बेपरवाही से बांध, बदन पर तंजेब का ढीला कुर्ता पहने, गले में सोने की छोटी सी ताबीज काले डोरे में लटकाए, आंखों में सुरमा और मुंह में पानी की गिलोरियां दबाए, कमर में चौखाने का तहमत और पैर में फूलदार सलेम शाही आदि छटक का जूता पहने ककड़ियां बेचता पटरी पर मस्तानी अदा से घूम रहा था। उसके हाथ में छाऊं की एक सूफियानी चौड़ी टोकरी थी। उस पर केले के हरे पत्तों पर गुलाब के फूलों के बीच ककड़ी के 2 रवे रखे थे। टोकरी उसके दाहिने हाथ में अधर धरी थी। वो अपनी मस्त आंखों से इधर उधर घूरता झूमती झूमती ललकती भाषा में आवाज लगाता था। नाजुक ये ककड़ियाँ ले लो, लैला की उंगलियाँ ले लो, मजनू की पसलियाँ ले लो, नाजुक ये ककड़ियाँ ले लो। पीछे से आवाज आई, ककड़ी वाले जरा बरे को आना। उसी भांति मस्तानी अदा से पुकारता हुआ ककड़ी वाला पीछे को फिरा। पुकारने वाला कहार था। वो एक बूढ़ा आदमी था। उसकी सफ़ेद सफ़ेद बड़ी मूछें, पक्का रंग, लट्ठे की मिर्जई, दुपल्ली टोपी और चौखाने का अंगोछा कंधे पर पड़ा हुआ था। ककड़ियों को देखकर उसने सिर्फ इतना कहा, 2 ही रवे हैं।
अभी ककड़ियाँ कहाँ? वो तो कहो, मैं 4 रवे लाया था, 2 बिक गए, 2 ये हैं, लेना हो तो लो, मोल भाव का काम नहीं, चवन्नी लूंगा। बूढ़ा कहार अभी नहीं बोला था, एक युवक ने तेज आवाज में कहा, अठन्नी लो जी, ककड़ियां हमें दो। पहलवान युवक भी कहार था, उसकी मसें अभी भीगी थीं, भुजदंडों में मछलियां उभर रही थीं। उसने हैरती हुई बूढ़े की आंखों में कहार की ओर देखा और अठन्नी ठन से झापे में फेंक दी। सौदा हमसे हुआ है जी, ककड़ियां हम लेंगे, ये लो 1 रुपया, ककड़ियां हमें दो। कुंजड़ा क्षण भर स्तंभित रहा। उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से युवक की ओर देखा। युवक ने कहा, कुछ परवाह नहीं, हम 2 रुपये देंगे, हम 5 रुपये देते हैं, हम 10 देते हैं, ये लो 20 रुपये, ककड़ी तो हम खरीद चुके हैं, 25 हैं ये, ककड़ी हमने ले ली, हमने 30 दिए। युवक के माथे पर बल पड़ गए। उसने कहा, हम 50 में खरीदते हैं, लाओ ककड़ियां इधर दो। बूढ़े कहार ने हंस दिया और आज्ञा की दृष्टि से युवक की ओर देखकर जरा सीधा खड़ा होकर उसने तेज स्वर में कहा, मैंने 100 रुपये में दोनों ककड़ियां खरीद लीं। युवक कहार क्षण भर घबराई दृष्टि से बूढ़े की ओर देखता रहा। बूढ़े ने विजय गर्वित दृष्टि से उसे घूरते हुए कहा, दम हो तो आगे बढ़ो, ककड़ियां 5,000 तक मेरे यहां आ जाएंगी। सैकड़ों आदमी इकट्ठे हो गए। युवक लज्जा और क्रोध से भरकर चुपचाप चल दिया। सैकड़ों कंठों से नारा बुलंद हुआ, वाह भाई मेहरा, क्यों ना हो। आखिर तू है किस घराने का नौकर जो इस समय दिल्ली की नाक है? शाबाश। बूढ़े ने कमर से रुपए खोलकर गिन दिए, ककड़ियां ली और इस भांति अपने मालिक के घर को चला जैसे वो एक राज्य विजय कर लाया हो। बूढ़े ने अपने मालिक लाला जगत नारायण जी के सामने जाकर फूलों और केले के पत्तों में लिपटी हुई ककड़ियां रख दी। शाम हो चली थी। लाला जी ने पूछा, क्या 2 ही मिली? जी हाँ, बाजार भर में सिर्फ 2 ही ककड़ियां थीं जिन्हें आपका सेवक 100 रुपये में खरीद लाया है। इसके बाद कहार ने जो घटना बाजार में घटी थी सब कह सुनाई। लाला ने सब सुना। क्षण भर वे स्तंभित रहे। क्षण भर बाद उन्होंने अपने गले से सोने का तोड़ा उतारकर बूढ़े के गले में डाल दिया और उसके बदन को दुशाले में लपेटकर स्वयं भी उससे लिपट गए। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उन्होंने गदगद कंठ से कहा, शाबाश मेरे रामदीन, तुमने बाजार में मेरी प्रतिष्ठा बचा ली। इसके बाद उन्होंने चांदी की तस्तरी में ककड़ियों को उन्हीं गुलाब के फूलों में रखकर ऊपर कमख्वाब का एक रूमाल ढांक कर कहा, जाओ लाला शिव प्रसाद जी से मेरा जय गोपाल कहना और कहना कि आपके सेवक ने ये प्रेम की सौगात भेजी है और हाथ जोड़कर अर्ज की है कि स्वीकार करके इज्जत अफजाई करें। युवक से सब घटना सुनकर शिव प्रसाद जी चुपचाप मसनद पर लुढ़क गए। मुंह की गिलौरी उन्होंने थूक दी। नौकर चाकर चिंतित हुए, पर कोई कुछ नहीं कह सकता था। थोड़ी ही देर में बूढ़े रामदीन ने आकर अदब से आगे बढ़कर तस्तरी लाला शिव प्रसाद जी के सामने रख दी और हाथ जोड़कर अपने मालिक का संदेश भी निवेदन कर दिया। लाला शिव प्रसाद जी चुपचाप एकटक तस्तरी में रखी दोनों ककड़ियों को देखते रहे। कुछ देर बाद उन्होंने ककड़ियां भीतर भिजवा दी और तस्तरी अशरफियों से भरकर कहा, ये तुम्हारा इनाम है, लाला जगत नारायण जी से हमारा जय गोपाल कहना। बूढ़े रामदीन ने झुककर सलाम किया और चला आया। तो दोस्तों, ये थी कहानी आचार्य चतुरसेन शास्त्री की लिखी हुई ककड़ी की कीमत। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि पहली नोटिफिकेशन किसी भी वीडियो की आपके पास पहुंच जाएगी, जिससे आप कहानी का लुत्फ़ उठा सकते हैं। कहानी मज़ेदार होती हैं, कई सारे लेखकों की होती हैं, सुनाने में सुनने में मेहनत लगती है, लिखने में और भी ज़्यादा। तो उन लेखकों की लेखनी के लिए, मेरी सुनाने के लिए, आप लोगों के सुनने के लिए कहानी को पूरा सुनें। वीडियो को लाइक करें। लाइक करने से कुछ नहीं होता,
सिर्फ थोड़ा मनोबल बढ़ता है, थोड़ी वृद्धि होती है। कमेंट करके आपको अच्छी लगी है, बुरी लगी है, आप कमेंट लिख सकते हैं, अपना नाम ही बता सकते हैं, लेकिन कुछ तो लिख सकते हैं। इससे लगता है कि कुछ लोग हैं जो कहानी सुनने को उत्साहित हैं, उत्सुक हैं, ऐसे ही वीडियो को चला नहीं दिया है और ऐसे ही सुन नहीं लिया है। तो एक दूसरे से थोड़ा सामंजस्य बनता है, थोड़ा मन भी लगा रहता है। मिलते हैं किसी और दिन, किसी नई कहानी के साथ, किसी नई सोच के साथ, किसी नए चलचित्र, किसी नए चरित्र के साथ। तब तक के लिए लेता हूँ नमस्कार। खुश रहें, आबाद रहें।